Good morning to all of you. Today is the topic related to the landforms and their evolutions. It's a chapter 7th, and today we discuss about that all the factor and the erosional and the depositional factors and major we can say that the components uh, that are all are based on the इन्वायरमेंट। तो आज हम क्या है कि भूआकृति विज्ञान और उसके विकास के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है इसके बारे में समझना ज़रूरी है क्योंकि ये एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर बनता है वो हमारी भूआकृति और उनका विकास किस तरह से होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा जो है लैंडफॉर्म मीन्स जो हमारी भूआकृति है, ठीक है, और इवोल्यूशन मतलब विकास। ठीक है ना भाई, एक जो नेचुरल कुछ फैक्टर हैं भाई, जितने भी हमारा अर्थ के ऊपर जो मटेरियल है वो हमारा जो है मेनली इरोजनल और डिपोजिशनल फैक्टर के द्वारा काम करता है। ठीक है ना, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले जो आता है जैसे हमारा रनिंग वाटर है, ठीक है ना, या फिर अंडरग्राउंड वाटर है या ग्लेशियर है, ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि सी वेव्स हैं, ठीक है, या फिर हम अगर डेजर्ट एरिया की बात करें तो उस एरिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारा आता है सैंड ड्यून वगैरह जो है किस तरह से बनते हैं। ठीक है ना, विंड मतलब जो मेन है फैक्टर है वो विंड है। ठीक है, तो ये सारे के सारे विंड है, ग्लेशियर है, इरोजनल फैक्टर है, ये सारे के सारे फैक्टर जो है एक तरह से जो है हमारी जितनी भी लैंड फॉर्म्स हैं उनको बनाने और बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा जो मेन अहम रोल अदा करते हैं वो सारे के सारे यही हैं। ठीक है ना, तो हर चीज़ को हम जो है उसके इरोजनल फैक्टर और उसके जो है डिपोजिशनल फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेनली एक चीज़ और मेन इसमें है भाई, जिस तरह की हमारी लैंड फॉर्म्स है, ठीक है ना, वो लैंड फॉर्म्स है उसके जो मेन उसके अंदर उसके उसका मोड़ जोड़, ठीक है ना, उसकी हार्डनेस है या उसकी सॉफ्टनेस है या फिर वो किस तरह से है जो है मतलब उसमें दरार क्रैक वगैरह हैं या फिर वो जो है उसके अंदर फॉल्ट है। ठीक है ना, तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं अगर किस तरह की लैंड फॉर्म्स है। ठीक है ना, लैंड फॉर्म जिस तरह की होगी इरोजनल फैक्टर वैसा ही होगा। और कई बार क्या होता है कि इरोजनल फैक्टर जो है हमारा वो उसका प्रोसेस जितना स्लो होगा उतना ही जो डेपोजिशन है उतना ही निक्षेपण की प्रक्रिया भी स्लो होगी। ठीक है ना, जितनी अपरदन प्रक्रिया जो है अपरदन का प्रोसेस जो है जितना स्लो होगा उतना ही जो है हमारा जो निक्षेपण की प्रक्रिया है उतनी ही स्लो होगी। और कई बार तो बहुत सालों लग जाते हैं एक प्रोसेस को गुजरने में। ठीक है ना, एक नई लैंडफॉर्म बनने के अंदर बहुत प्रोसेस है। क्या होगा, पहले जो है अपरदन होगा, फिर निक्षेपण होगा, फिर तो हमारा डिपोजिशनल फैक्टर जो है वो हमारा जो है इरोजन प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, जिस तरह से इरोजन होगा उसी तरह से डिपोजिशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा रनिंग वाटर। ठीक है, रनिंग वाटर उसी एरिया के अंदर वहीं पर ही सबसे ज़्यादा हमें इस तरह की लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेगी जहाँ पर जो है हमारे वाटर की जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, थ्रू अगर हम बात करते हैं कि अगर हिली एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें जैसे हम कहते हैं कि जो रिवर्स हैं, ठीक है ना, थ्रू रिवर्स के द्वारा जो है अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म्स बनती है। ठीक है ना, तो जैसे हमारे 12 महीने 30 दिन जो है जो रिवर्स जो है फ्लो आउट करती रहती हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा उसके द्वारा अलग अलग तरह की हमारी लैंडफॉर्म्स बनती हैं और उन्हीं लैंडफॉर्म्स के द्वारा ही अलग अलग तरह की जो है हमारी इरोजनल फैक्टर और उन्हीं के आधार पर ही आगे जो है हमारे डिपोजिशनल फैक्टर्स का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या है, जब ये जो हमारा रनिंग वाटर है तो रनिंग वाटर में क्या है, इसके अंदर फैक्टर जो है हमारा या तो ये हमारा जो है लैंड के अकॉर्डिंग जो है ये प्रोसेस करेगा। ठीक है,
लैंड के अकॉर्डिंग, मतलब पानी जो है वो उस एरिया में फैल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा प्रोसेस क्या है कि जैसे ही मतलब जिस तरह की एक हम कह सकते हैं उसके अंदर भी लीनियर पैटर्न के अंदर जो है वो वर्क करेगा, ठीक है ना, लाइक ए रिवर। जिस तरह की लैंडफॉर्म्स हैं तो उसी तरह से जो है पानी का फ्लो होगा, ठीक है। तो उसी तरह से क्या लैंडफॉर्म्स उसी तरह की स्ट्रक्चर्स बनेंगी, और उसी के आधार पर ही क्या है हम कह सकते हैं कि जो रिवर है वो किस तरह से हमारे तीन पार्ट में जैसे हम बात करते हैं डिवाइड होती है, जैसे यूथ है, मैच्योर है या ओल्ड एज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यूथ की बात करते हैं। ये इट्स अर्लियर पॉइंट ऑफ द रिवर्स, वी कैन से दैट द कि ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है बिल्कुल जो है रिवर्स का, जब मतलब जो जो हमारी रिवर है वो अलग अलग जो जितनी भी हमारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स मिलकर एक बड़ी स्ट्रीम का निर्माण करती हैं, ठीक है ना, इस कॉल्ड द रिवर। तो छोटी छोटी जितनी भी हमारी अवनालिकाएं हैं, ठीक है, वो नालिकाएं बनकर फिर वो जो है हमारी नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। वो तो है हमारा यूथ प्रोसेस, इसमें ये प्रोसेस चलता है, मतलब सभी जगह से पानी इकट्ठा होगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से फिर ये एक रिवर का रूप लेना शुरू हो जाएगा। जब ये एक रिवर कंप्लीट बन जाएगी फिर इसमें अभी यहाँ से तो क्या है हमारा जितना भी गेनिंग पॉइंट है यहाँ से आएगा, उसके बाद यहाँ से क्या है अब इसका इरोजनल फैक्टर यहाँ से शुरू होगा, मतलब जब मेच्योर स्टेज में होगी तो रिवर जो है हमारी ज़्यादा उस टाइम उसका इरोजनल फैक्टर जो है सबसे ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इस दौरान क्या है उसके अंदर आने वाली जो भी लैंड फॉर्म्स हैं वो उनको क्या करेगी, उनका कटाव, ठीक है, उनको इरोजनल करना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर देगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ओल्ड, ठीक है ना, ये भी एक स्टेज है, ओल्ड एज है। जिस तरह से एक एक पर्सन्स की यूथ मेच्योर एंड ओल्ड एज होती है, वैसे ही एक रिवर से भी ओल्ड एज है। मतलब यहाँ पर क्या है हमें लैंड जो है इसकी जो वाटर कैपेसिटी है, वाटर कैपेसिटी भी जो है हमारी वो कम हो जाएगी, और इसके अंदर क्या है यहाँ पर जो लैंड फॉर्म्स हैं, लैंड फॉर्म्स भी जो है वो भी नहीं बनेगी, ठीक है। लैंड फॉर्म्स किस तरह की लैंड फॉर्म्स बनेगी, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो है डिपोटेशनल लैंड फॉर्म्स बनेगी, ठीक है ना। जितनी भी डिपोटेशनल लैंड फॉर्म्स हैं यहाँ पर हमारी वो ओल्ड एज के अंदर बनेगी, ठीक है ना। मैच्योर के अंदर हमारी इरोजनल वाली ये जो फैक्टर है ये यूथ के अंदर लगा सकते हैं, ये सारी की सारी, या फिर मैच्योर में, इन दोनों में ये वाले जो है हमारे फैक्टर जो है ये बनते हैं सबसे ज़्यादा, ये मतलब इरोजनल लैंड फॉर्म्स यहाँ सबसे ज़्यादा बनती हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेज होगी, यहाँ पर क्या होगा लैंड फॉर्म्स कम हो जाएगी, मतलब जो ढलान है जिसको बोलते हैं ग्रेडियंट्स बोलते हैं वो कम हो जाएगा, ठीक है। और प्लस उसके अंदर जो कैपेसिटी है वाटर की कैपेसिटी है वो भी जो है कम होने की कगार पर हो जाएगी, ठीक है। पानी एक स्ट्रीम के अंदर ना बहकर जो है एक पूरे एरिया के अंदर फैलना शुरू कर देगा, ठीक है। वो किस स्टेज में होगा, हमारा ओल्ड एज स्टेज के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद अब इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं जो है वो है हमारी इरोजनल फैक्टर्स, ठीक है ना। इरोजनल फैक्टर्स के अंदर क्या है भी किस तरह से जो है हमारी इरोजन करना शुरू करती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है नदी जो है अपनी जो घाटी है उसका निर्माण करती है। सबसे पहले नदी का काम क्या है कि अपनी जो है घाटी का निर्माण करती है, ठीक है ना। किस तरह की घाटी है देखो मैं आपको इसमें एज ए पिक्चर आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ कि जो रिवर है उसकी वैली किस तरह की है, ठीक है ना। तो ये जो है हमारी एक तरह की बात कर सकते हैं कि रिवर यहाँ से आई और ये उसकी जो है घाटी, मतलब जितना उसने कटाव करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो एक जब जो बीच का पार्ट होता है, जैसे मान लो दो हमारी लैंड फॉर्म्स हैं, जब यहाँ इस पार्ट से जो है रिवर बहना शुरू कर दीजिए, ठीक है, दिस कॉल्ड द, ये हमारा टॉप एरिया है माउंटेन का, और ये हमारा जो है जिसको पासिंग एरिया भी बोलते हैं, देखिए अगर हमने माउंटेन्स को पासिंग एरिया बोलते हैं, जिसको दर्रे भी बोलते हैं, वो इसके थ्रू है। तो ये घाटियों के द्वारा जो है, ठीक है, जो है तल के अंदर जो घाटी हैं, इन घाटियों के द्वारा जो है हमारा रिवर जो है वो इनका निर्माण करती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है रिवर जो अपनी घाटियाँ हैं उसका निर्माण करती है, ठीक है ना। और
इसमें क्या है, ये हमारी जो रिवर है, ये हमारी वैली जो है वो हमारी वी शेप होती है, ठीक है ना, वी शेप वैली का निर्माण करती है, ठीक है ना। आपको मैं एक थ्रू पिक्चर एक क्लियर कर देता हूँ किस तरह की जो है ये देखिए, इसके अंदर क्या है, जो रिवर है, रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है ना, जहाँ से ये ऊपर के पार्ट से आती है, तो यहाँ से फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर क्या है, ये इसकी घाटी को जब ये फ्लो करती है, ये रिवर इधर से आ रही है, इसमें से आ रही है, तो फिर ये इसका फ्लो जो है इसकी घाटी को और ज़्यादा जो है ये गहरा करती जाती है, ठीक है ना। तो इस कारण से क्या, इसमें वी शेप की वैली का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। कि जब हमारी छोटी छोटी जो स्टार्टिंग अर्लियर स्टेज क्या होती है, कि जब हमारी छोटी छोटी रील्स जो होती हैं, इसको सरिताएं बोलते हैं, ठीक है ना। क्या होता है कि अपने मार्ग में ढलान और जल की तीव्र गति के कारण क्या है, ये शुद्ध अपनी नालिकाओं को काट कर गहरा करने का कार्य करती हैं, और इससे क्या है कि जो वैली है वो वी शेप के अंदर जो है बनना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। जैसे सभी रिवर्स जो है छोटे छोटे, वो कटाव करना शुरू कर देती है, कटाव करती हैं, और फिर ये जो है जैसे यहाँ से यहाँ क्रॉस कर रही है, तो इसके अंदर यहाँ पे कटाव करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर क्या है, उसकी जो है तली, इसको बोलते हैं रिवर की घाटी जो है वो बनना शुरू हो जाती है, मतलब वी शेप के अंदर इसका निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, जिसको बोलते हैं हमारी पोर्ट होल्स, ठीक है, एंड प्लग पूल्स, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे पोर्ट होल्स हैं, ठीक है ना, पोर्ट होल क्या है कि जैसे ही क्या होता है रिवर के जो रास्ते के अंदर क्या है, जैसे कोई चट्टान जो है, ठीक है ना, जो चट्टान, जैसे मान लो कोई रिवर किसी भी चट्टान के ऊपर से या कहीं से बह रही है, माउंटेन एरिया से बह रही है, तो क्या है उसके अंदर जहाँ पर भी कहीं पर ही उसको जो है होल मिल जाता है, तो क्या है उसमें से पानी क्रॉस होना शुरू कर देता है, और उसको क्या है वो गहरा करना शुरू, मतलब कहने का क्या है कि जब वी शेप वैली को गहरा कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो वो हमारे पोर्ट होल्स का निर्माण, मतलब ये हम कह सकते हैं कि आप अर्लियर स्टेज कह सकते हो, वी शेप वैली तो बहुत बड़ी है, हम कह सकते हैं कि जब स्टार्टिंग है वो पोर्ट होल से, हम कह सकते हैं कि नदी के मार्ग में पड़ने वाले ठोस चट्टानी तल पर लुढ़कते हुए शिलाखंड गड्ढे बना देते हैं, और इन गड्ढों से में नदी का जल एक भंवर के रूप में घूमता है, ठीक है ना। और जिस कारण से क्या है, ये तेजी से इसके साथ में जितने भी डेब्रीज हैं, वो डेब्रीज इसके अंदर क्या है, इसको इसको कटाव करना शुरू कर देते। देखो जैसे मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ, जैसे ये है, यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, और ये बीच के अंदर क्या है हमारा, एक पोल हो, बीच के अंदर एक होल हो गया है ना, तो इसके द्वारा क्या है, जितना भी रिवर फ्लो आउट करेगी, इसके साथ में जितने भी डेब्रीज है, कंकर पत्थर है, वो सारे इसके फ्लो को इसके अंदर कटाव करके इसको इरोजनल फैक्टर जो है यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है ना, उसको गहरा कर देंगे। तो इस तरह से क्या है, ये हमारा पोर्ट होल एंड द प्लग एरिया है, ठीक है ना। उसके बाद अब जब ये पार्ट जो है छोटा जब बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, ये पार्ट बहुत बड़े एरिया में हो जाता है, तो उसको क्या है, प्लज पूल कहते हैं। मतलब एक छोटे से एरिया के अंदर क्या है, जब ये उसका कटाव करता रहता है, इरोजनल फैक्टर वर्क करते हैं, जो रिवर्स के अंदर जितने भी डेब्रीज हैं वो सारे जो है उसकी जो सरफेस है उस पर कटाव करना, उसको जो है इरोजन करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, उसके अंदर जो स्टार्टिंग है वो हमारे पोर्ट होल से, जब पोर्ट होल का ही बड़ा रूप है, उनको प्लज पूल बोलते हैं। अभी जब बहुत बड़े एरिया के अंदर जो है वो वर्क करना, क्योंकि धीरे धीरे उसका इरोजन होना शुरू हो जाता है, इरोजन के फैक्टर के कारण ही क्या है वो एक पूल का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। मतलब एक इसका बड़ा रूप कह सकते हो, अभी पोर्ट होल का एक बड़ा रूप हम जो है उसको प्लज पूल कहते हैं, ठीक है। इनसाइड और इन ट्रेंच मियंडर्स, ठीक है ना। अब मियंडर्स क्या होते हैं, जो जो हमारे जितने भी तरह के हमारे हम कह सकते हैं कि ये हमारे बेसिकली क्या होता है कि जितने भी हमारी रिवर हैं, जब वो बहुत ज़्यादा फ्लो से जब रिवर बहती है, तो क्या है जो उसका सरफेस है उसके ऊपर जो है वो अपर्दन करती है, और जब ये इनके इनकी जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो ढलान है, ठीक है ना, जो ढलान है वो हमारा क्या है,
नीचे की गति के साथ में जो है इसका मतलब इस तरह करके हम वर्टिकली इसका जो है इरोजनल नहीं होता। जैसे मान लो कोई 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 ऐसे हमारी एक लैंडफॉर्म है, ठीक है ना, तो यहाँ से रिवर बह रही है, तो ये इसका गहराई में या डीप एरिया के अंदर जो है इसको कटाव ना करके, इसको इरोजन ना कर कर, बल्कि इसको क्या है हॉरिजॉन्टली इसको जो है वो मतलब इसका कटाव करना शुरू कर देती है। तो जिस कारण से क्या है ये एक मिएंडर्स का जो है निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं जो हमारे मिएंडर्स हैं, ठीक है ना, ये हमारे ज़्यादातर क्या है इसमें जो हिली एरिया है, हिली एरिया से जब बाहर निकलती है जैसे ही रिवर, ठीक है, तो उसकी वो नदी जो है उसकी वो ढलानों पर मंद गति से बहना शुरू कर देती है, ठीक है ना। मंद गति से बहने के कारण मतलब उसका जो जैसे ही हिल एरिया को छोड़कर मैदानी भाग में लैंड एरिया में जब रिवर आती है, तो उसमें पार्ट में क्या है वो छोड़कर जब वो रिवर नीचे की ओर आती है, तो उसमें क्या है वो हमारा हम कह सकते हैं कि वो बहना शुरू कर देती है, और जिस कारण से क्या है वो एक विसर्प के रूप में बहना शुरू कर देती है, और जिस कारण से उसमें क्या है एक मेंडर्स की तरह, जैसे मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ, जैसे ये हमारा इसके अंदर एरिया है, ठीक है ना। रिवर यहाँ से आई और यहाँ पे इस तरह से ऐसे करके, ठीक है ना, मतलब ये रिवर की ये वाली कंडीशन दिखा रखी है, ये वाली, ठीक है ना। इस तरह से रिवर यहाँ से आई और फिर यहाँ से क्रॉस करी, तो इस तरह से क्या है रिवर एक सांप की तरह, लाइक ए स्नेक की तरह जो है इस तरह से बहना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो इसको क्या है हम मिएंडर्स कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे जो आती है हमारी रिवर ट्रेंच के नाम से, ठीक है, जिसको हम नदी वेदिकाएं भी कहते हैं। तो प्रारंभ में क्या होता है इसके अंदर क्या है कि जब हमारा पुराना जो फ्लड प्लेन है, ठीक है ना, कि वो जो है हमारा जो तल के ऊपर जितने भी उनको जो है प्रदर्शित करता है, और प्रौढ़ावस्था को प्राप्त घाटी का एक तल यह ऊपर उठ जाता है, और यही नदी किसी अन्य कारण के कारण पुनः युक्त हो जाती है, और तथा फिर से बाढ़ के मैदान में लंबवत अपरदन करने लगती हैं। इस प्रकार पूर्व स्थित घाटी के भीतर एक अन्य संकरित घाटी बन जाती है, और पुरानी घाटियों के पार्श्व सोपना के रूप में दृष्टिगोचर होती है, और जिसे हम क्या है स्ट्रक्चरल बेंच कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं कि रिवर ट्रेंच आर द सरफेस मार्किंग ओल्ड वैली फ्लड एंड द फ्लड प्लेन लेवल, दे मे बी bedrocks surface without any alluvium covers or alluvium trench consisting or stream deposition. Rivers trench are basically produced of the erosion, and they result due to the vertical erosion by the stream into its open depositional flood plains, ठीक है ना। तो ये हमारी जो है इसके अंदर रिवर ट्रेंच की बात करते हैं। उसके बाद आता है डिपोटेशनल लैंडफॉर्म। इसमें क्या है हमारे एलुविलियम फैंस जो है, ठीक है ना, जिस तरह से जब रिवर, ये देखिए इसमें आपको दिखा देता हूँ कि जब रिवर लैंड एरिया के अंदर आ जाती है, जहाँ पर क्या है इसका जो सरफेस का जो है वो इरोजनल फैक्टर काम नहीं करता। अब यहाँ क्या है अपने साथ में जितना भी कुछ वो डेब्रिज लाई है, कंकड़ पत्थर लाई है, वो सभी को क्या करती है वो, अब वो उसको फैलाना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो इस तरह से कहते हैं ये इस तरह की, जब ये इस एरिया से आती हैं, तो जब ये अपने साथ में रिवर पानी के साथ में क्या है ये इसका डेब्रिज है, जितना भी इसमें कंकड़ पत्थर है उनको फैलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर इसको फ्लो मिलेगा, यहाँ पर फ्लो नहीं मिलेगा। यहाँ पर नदी क्या है वास्ट होना चाहिए इस कंडीशन के अंदर। अब इस कंडीशन को छोड़ के ये कंडीशन बन रही है, ठीक है ना, जब रिवर जो है फैलाव करना शुरू करती है, तो इसमें क्या है अब ये एक फैन के रूप के अंदर, ठीक है ना, अपनी सारी दिशाओं के अंदर जो है इसमें फैन के रूप के अंदर जो है ये अपने साथ में लाई गई अलग अलग। अब ये छोटी छोटी जो स्टार्टिंग में अब नालिकाएं, ठीक है ना, स्ट्रीम्स बनी थी, अब ये धीरे धीरे छोटी छोटी स्ट्रीम्स में फिर से डिवाइड हो जाती है अलग अलग दिशाओं के अंदर, ठीक है ना। और ये जो है हमारे जलोढ़ पंख का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और
इस कंडीशन के अंदर क्या है, यहाँ पर हमें सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है हमारा लैंड्स का। हम कह सकते हैं कि जो लैंड है वो अब जो उसका हम कह सकते हैं कि स्लोप है वो स्लोप कम हो गया, ठीक है ना। स्लोप कम होने के कारण क्या हमारा जो फैन बनना शुरू हो गया, डेल्टा, ठीक है ना। डेल्टा किसको कहते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा क्या है, डेल्टा भी इसी का ही अगर हम बात करते हैं रूप है कि जब हमारे रिवर्स जो है बिल्कुल इसी की तरह ही जो हमारा जो लोड पंख है इसी की तरह ही होता है कि जब हमारा पार्ट के अंदर अलग अलग ये फैन की शेप में नहीं होता, ये अलग अलग फॉर्म्स के अंदर होता है। जब हमारा जो है हम कह सकते हैं कि जब रिवर है ना, तो रिवर क्या है वो जब हमारे लैंड जब लो लैंड के अंदर आती है तो उसमें क्या है फिर वो अलग अलग अविनालिकाओं के रूप के अंदर वो बहना शुरू कर देती हैं, ठीक है ना। तो ये अवनालिकाएं क्या है, जब ये रिवर है यहाँ पर इसका स्लोप खत्म हो गया, स्लोप खत्म होने के बाद क्या है, अब ये अपने साथ में जो है इनको बहाना भी शुरू कर देगी, मतलब जितने भी डेब्रिस हैं उनको बहाना भी शुरू कर देगी। बहाने के साथ में क्या है, ये अलग अलग ये इन स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर होता है। एक फैन जो है एल्यूमिनियम फैन वो एक स्ट्रक्चरल के अंदर होता है इस तरह करके, मतलब एक दिखता है भी एक फैन है, लेकिन जब वो एक इनरेगुलर पैटर्न के अंदर होगा तो इसको कॉल्ड द डेल्टा। दोनों का वर्क एक ही है, एक जैसा ही है, दोनों ही जो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। लेकिन जब हम अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको जो है हम फैन का नाम दे देते हैं, और एक इनरेगुलर पैटर्न की बात करते हैं कि जब अलग अलग दिशाओं के अंदर जो है रिवर्स जो है अपने साथ में डेब्रिस को छोड़ देती है और पानी जो है उसका वाटर आगे की ओर बढ़ता है और उसके अंदर जो मिले हुए मॉलिक्यूल्स हैं वो वहीं रह जाते हैं, ठीक है, और अलग अलग शेप्स के अंदर वो हमें दिखाई देते हैं, इस कॉल्ड द डेल्टा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फ्लड प्लेन, ठीक है ना। तो फ्लड प्लेन क्या है, सबसे पहले हमें बात करेंगे कि जो हमारे फ्लड प्लेन है, बाढ़ का मैदान जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब रिवर्स क्या है, रिवर्स के अंदर जितने भी हमारे अलग अलग हमारे डेब्रिस हैं, या फिर अब बिल्कुल ही रिवर्स के अंदर क्या है उसकी जो हम कह सकते हैं कि स्लोप है वो बिल्कुल ही 2 सेंटीमीटर ही रह गया, बिल्कुल कम रह गया है। अब क्या है यहाँ पर हमें सिर्फ और कुछ जो है जिसको नेचुरल लीव्स बोलते हैं या पॉइंट बार्स बोलते हैं, भी कुछ सिर्फ ऊंचे ऊंचे कुछ जो पार्ट ऊंचे हैं वही हमें बीच बीच में से दिखाई देंगे। बाकी जो एरिया के अंदर क्या है हमारा पूरे का पूरे एरिया में पानी का फैलाव हो जाएगा, इस कॉल्ड द फ्लड प्लेन। जो कुछ हमें जो है नेचुरल लीव्स देखने को मिलेंगे, प्राकृतिक तटबंध देखने को मिलेंगे, कुछ बीच में जो है, ठीक है ना, कुछ ऊपर उठे हुए पार्ट जो है वही सिर्फ और सिर्फ जो है हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। बाकी पार्ट जो है सिर्फ लो लैंड के कारण ये पानी का बहाव जो है बिल्कुल ही हमारा 2 सेंटीमीटर रह जाता है, और जिस कारण से पूरे का पूरा एरिया जो है हमारा फ्लड प्लेन कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद करते हैं मियंडर्स की। मियंडर्स में क्या होता है कि एक पार्ट में डिपोजिशनल होता है, एक पार्ट में इरोजनल होता है, जैसे हमने ऊपर भी बात की है, ठीक है ना। उसके अंदर इसके अंदर क्या है, जब ये मेंढर्स इस तरह से जो है वर्क करते हैं, देखो ये रिवर क्या है, अब इस तरह से हमारा जो है फैलाव होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी से ही हमारी जो है ऑक्स बाउल लेक जो है वो उसका निर्माण होता है, ठीक है ना। ऑक्स बाउल लेक जो है उसका निर्माण होता है, ठीक है। अब उस कंडीशन के अंदर क्या है कि जितनी भी हमारी ऑक्स बाउल लेक है, अब वो सॉक्स बाउल लेक जो है उस कारण से क्या है, अब ये पार्ट जो है हमारा इसको अलग कर देती है। देखो यहाँ से इसका कटाव हो गया, जैसे यहाँ से कटाव हुआ और यहाँ पर इसका डिपोजिशनल हो गया, ठीक है। यहाँ से इरोजन हुआ या डिपोजिशन, तो एक पार्ट के अंदर क्या होता है कि रिवर जो है एक अपने ही द्वारा बनाई गई स्थलाकृति है उसको एक अलग ही कटाव करके उसको अलग ही बना देती है, मतलब इससे लिंक्ड को जो है अनलिंक्ड कर देती है, इससे रिवर के लिंक से अनलिंक कर देती है। तो इसको क्या है, ये एक तरह की हमारी जो है ऑक्स बाउल लेक, जैसे एक गौ का खुर होता है, गौ खुर झील बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है ना। जैसे
गाय का पैर होता है वैसी जो है ये शेप हमारी देखने को मिलती है, इसको ऑक्स बॉल लेक बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये स्टार्टिंग जो थी हमारी इसमें। नेक्स्ट है हमारा ग्राउंड वाटर। ठीक है ना, ग्राउंड वाटर भी कुछ इसी तरह से है। ठीक है ना, ग्राउंड वाटर के अंदर अलग अलग तरह की हमारी जो है लैंड फॉर्म्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, अब ग्राउंड वाटर के अंदर क्या है, सबसे पहले आता है हमारा जिसको हम बोलते हैं, वो आता है हमारा पूल्स। ठीक है ना, इरोजनल फैक्टर में सबसे पहले मतलब जब पानी जो है हमारा अंडरग्राउंड हो जाता है, जब पानी अंडरग्राउंड होगा तो क्या होगा, तो हमारे क्या है अब वो धीरे धीरे करके क्या है अलग अलग लैंड फॉर्म्स में बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या है, अब जब भी ये सारी की सारी जितने भी हमारा ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड जब पानी नीचे की ओर बहना शुरू कर देता है तो ये सारी की सारी अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं। जब पानी अंडरग्राउंड बहेगा इट मीन्स क्या है कि जो नीचे की बेड रॉक्स जो है वो हमारी हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। सॉफ्ट होने के कारण क्या है नीचे का जो एरिया है वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म। तो सबसे पहले क्या है हमारा हॉल बनता है इस तरह करके, जब रिवर फ्लो करती है तो नीचे सीपेज होता है। ठीक है ना, नीचे जो पानी रिसाव करना शुरू कर देता है, रिसाव करने के कारण क्या है फिर यहाँ पर क्या है जैसे जैसे धीरे धीरे रिसाव होगा तो इसको क्या है ये हमारा इसको बोलते हैं हम पूल्स। ठीक है ना, तो पोल्स जो है हमारा होल्स जो है फिर हमारा शिंक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। पोल्स जो है हमारा उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा शिंक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब इसके अंदर क्या है हमारा जितने भी तरह की हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, उसके अंदर क्या है हमारा कि जो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा क्या है इसके अंदर ये सभी प्रकार की जो चट्टानें इसमें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन ऐसी चट्टानें जैसे जिसको बोलते हैं हम चूना पत्थर की या डोलोमाइट जैसी कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, उसमें धरातलीय और भौमजल जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, और रासायनिक प्रक्रिया के घोल और अवशेष अनेक स्थलों के रूप में विकसित हो जाते हैं। और ये दो प्रोसेस होते हैं, जैसे एक को बोलते हैं जिसको बोलते हैं जैसे एक जिसमें सॉल्यूशन बनता है ना, और दूसरा जो हमारा फैक्टर होता है, ठीक है, वो हमारा इसके अंदर आता है जिसको हम जो है कह सकते हैं कि अवक्षेपण। ठीक है ना, ठीक है, तो ये दो फैक्टर जो है हमारे वर्क करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद श्रिंक होल बनता है। श्रिंक होल बनने के बाद जो है हमारा लैपिस का निर्माण होता है। ठीक है ना, लैपिस क्या है, सबसे पहले अब हम लैपिस को देखते हैं। ठीक है, लैपिस क्या है हमारा कि जितने भी हमारे श्रिंक होल है उसी का ही बड़ा रूप जो है हम लैपिस को कह सकते हैं। ठीक है ना, लैपिस उसका ही बड़ा रूप है। ठीक है, कि जैसे ही पानी नीचे की ओर बहना शुरू कर देता है और उस कारण से क्या है हमारा नीचे का फ्लो जो है वो उस पार्ट को बार बार इसका इरोजन करने के कारण क्या है उसको बड़ा कर देता है, उसका जो है रूप हमारा लैपिस कहलाता है। ठीक है, वो उसका पार्ट जो है वो लैपिस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इसी के अंदर जो है इसको बोलते हैं हम लाइमस्टोन, है ना। लाइमस्टोन जो है ये जो मेन फैक्टर है ये कुछ ही हेक्टेयर से लेकर बहुत जो है काफ़ी एरिया के अंदर ये हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं, और इसके अंदर क्या है हमारा जैसे इसी के अंदर क्या है हमारा डोलोमाइट भी हम कह सकते हैं कि डोलोमाइट किस तरह से बनता है। ठीक है ना, कि जब हमारा जो लेपिस है ये वाला श्रिंक होल है लेपिस है वो बहुत बड़ा एरिया में इतना बड़ा एरिया हो जाता है कि वो जब टूट जाता है, टूटने के कारण क्या है वो हमारा, ठीक है, ये टूट जाता है और बीच में से ये पार्ट जो है इस तरह से ये पार्ट जो है हमारा टूट जाता है और बीच वाला जो पार्ट है इस तरह से हमारा बीच में से अनलिंक्ड हो जाता है। अनलिंक्ड होने के कारण क्या है ये हमारा अलग हो जाता है।
ठीक है ना। तो एक तरह की नेक्स्ट जो है लाइमस्टोन के बाद क्या है, केव, गुफा का निर्माण हो जाता है। देखो जैसे इसमें इन्होंने दिखाया हुआ है किस तरह से एक गुफा का निर्माण हो जाता है। देखो ये गुफा बन गई है, ठीक है ना। अब गुफा बनने के बाद क्या है हमारा, जितने भी हमारे, अब इसमें ये फैक्टर तो हो गए हमारे, ठीक है ना, इरोजनल फैक्टर हो गए केव तक। डिपोटेशनल के अंदर स्टेगलेक्टाइट और स्टेगलेगमाइट और पिलर्स, तीन फैक्टर बनते हैं। तो इसमें क्या है, जो ऊपर का पार्ट है उसको बोलते हैं स्टेगलेक्टाइट, मतलब जब जब रिवर्स यहाँ से फ्लो करना शुरू करती है, ठीक है, सीपेज यहाँ से शुरू हो जाते हैं और यहाँ से मतलब पानी ऊपर से फ्लो कर रहा है, और उसके साथ में ये ज़्यादातर जो है क्रस्ट जो कास्ट प्रदेश होते हैं जैसे चूना पत्थर के प्रदेश, उसमें हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या है, अब धीरे धीरे सीपेज होने के साथ में, इसके साथ में यहाँ पर जो है हमारा कास्ट जो है मतलब चूना जो है यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और एक तरह की जो है इस तरह से ये पोल सा बन जाता है। पोल नहीं बनता, मतलब एक तरह की एक स्ट्रक्चर लैंडफॉर्म्स बन जाती है, ठीक है ना, इस तरह से, और नुकीली, इसको हम स्टेगलेक्टाइट बोलते हैं। अब ये जो कुछ ड्रॉपलेट्स नीचे गिरते हैं उसको बोलते हैं हम स्टेगलेगमाइट। जब ये दोनों ही पार्ट एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं, जैसे ये पार्ट है, तो इसको क्या है हम पिलर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा केव का माउथ है, ठीक है ना। ये पानी यहाँ से फ्लो करता है, यहाँ से भी फ्लो करता है और ऊपर भी फ्लो करता है, दोनों तरफ फ्लो करता है। ऊपर फ्लो करता है तो ये सारे के सारे स्टेगलेक्टाइट का इनका निर्माण होता है, और नीचे की तरफ फ्लो करता है, ठीक है ना, ये नीचे भी फ्लो करता है, और यहाँ पर जो जो पार्ट यहाँ से गिरता है नीचे की तरफ वो स्टेगलेगमाइट बनता है, और जब ये पार्ट दोनों जुड़ जाते हैं तो इसको हम पिलर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमें इस तरह की ग्राउंड वाटर की जो लैंडफॉर्म्स है हमें देखने को स्टेगलेगमाइट, स्टेगलेक्टाइट, ठीक है, और पिलर्स की जो फॉर्म हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम, जो नेक्स्ट है वो आता है हमारा ग्लेशियर, ठीक है। ग्लेशियर के अंदर भी जो अलग अलग तरह की हमारी लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हमारी इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं, तो इसमें आता है हमारा शार्क, ठीक है ना, कि जब जो 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 हमारी हम कह सकते हैं कि लैंड फॉर्म है, जैसे कोई लैंड है, वो इस तरह करके इस शेप के अंदर हमें देखने को मिलती है, कि जब ये ग्लेशियर पार्ट जो है, जब हमारा, ठीक है, तो शार्क मतलब जब श्रिंक बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब जो हमारी आइस है, जो ग्लेशियर है, वो हमारा मूव करता है नीचे की तरफ, मूव करने के कारण क्या है, अब उसके अंदर अलग अलग तरह से जो है हमारे, उसके अंदर भी जो है हमारे डेब्रीज होते हैं, ठीक है ना, एक हार्ड फॉर्म के अंदर। अब वो हार्ड फॉर्म्स को क्या करते हैं, अब उस हार्ड फॉर्म्स को हम देखते हैं कि वो जो हार्ड फॉर्म्स हैं, अब वो नीचे की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं, और मूव करने के साथ में क्या है, अब वो इस पार्ट के अंदर क्या है हमारा जमना शुरू कर देते हैं, और जब जैसे ही इस इंसोलेशन का प्रोसेस होता है, तो ये जो पार्ट है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। गर्म होता है तो इसके अंदर जो मिले हुए डेब्रीज हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या है, होल बनना शुरू होता है, एक तरह से नीचे मैकेनिकल वेदरिंग का ये पार्ट चलता रहता है, प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है ना। और इस कारण से क्या है, हमारे ये जो पार्ट है वो धीरे धीरे करके एक कुर्सी के आकार का बन जाता है, मतलब ये पार्ट जो है गहरा होना शुरू हो जाता है, जैसे धीरे धीरे, ये इरोजनल फैक्टर है। प्रोसेस बहुत धीरा होता है, और जो हमें देखने को बहुत कम देखने को मिलता है, जब ये शेप बन के तैयार हो जाती है तब हमें देखने को ये चीज़ मिलती है, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं शार्क, हॉर्न और श्रिंक। इसके बाद अंदर क्या होता है कि जब ये फैक्टर जो है सभी तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, मतलब चारों तरफ से जो है हमारी जो शेप है वो कटाव होना शुरू हो जाता है, तो एक त्रिशूल के भांति हमें देखने को मिलता है, उसको क्या है हम हॉर्न कहते हैं, ठीक है ना। आपको मैं इसके अंदर दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है हमारा शार्क बन के शार्क बनता है, ठीक है ना। ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं, ये जो पार्ट है इस तरह से हमारा जो है इसमें जमा होना शुरू हो जाता है हिम का, और जैसे ही ये फैलाव होता है इंसुलेशन में, तो फिर ये क्या है, इसका कटाव होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर इसको पार्ट को गहरा कर देते हैं, और एक कुर्सी नुमा आकार की आकृति बन जाती है, जिसको हम क्या है, सर्क बोलते हैं। और इसी तरह की अगर मतलब हम कह सकते हैं कि एक माउंटेन एरिया है, उसके अंदर सभी
तरफ से इस तरह से ये जो है सर्क बनना शुरू हो जाती है, तो एक हमारा जो है ये पार्ट जो है एक श्रिंक का निर्माण करता है, जिसको हम एक तरह का क्या बोलते हैं, त्रिशूल भी बोलते हैं, है ना। तो इसी तरह से हमें देखने को मिलता है। और इसके नेक्स्ट जो आते हैं हमारे, जिसको कॉम्ब रेंज बोलते हैं भी, अगर मान लो ये हमें ऐसे दूर से देखने को मिलते हैं, भी दूर से देखने पर ये अलग अलग श्रिंक देखने को मिलते हैं, तो ये कंघी नुमा आकृति के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हमें भी पता लगता है कि ये अपने पास पास अनेक सर्क बन जाते हैं, ठीक है ना। और तीव्र अपर्दन के फलस्वरूप पहाड़ कटक पर अनेक श्रिंक का निर्माण हो जाता है, और उनकी आकृति कंघी नुमा धंधे के समान नुकीली और असमान हमें दिखाई देती है, ठीक है ना। तो ये तो थी हमारी इसके अंदर। उसके बाद आता है हमारा इसके नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा ग्लेशियर वैली, ठीक है ना। तो ग्लेशियर वैली क्या है कि इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारी ग्लेशियर वैली है, ठीक है ना, कि जितने भी तरह की हमारी जो रिवर है, सॉरी जो हमारी हिम नदी है, जिसको हम ग्लेशियर बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो किस तरह से क्या है वो ग्लेशियर वैली आर द थ्रो लाइक एंड ए यू शेप वैली, ठीक है ना। एक तरह की हमारी जो है यू शेप वैली है, ठीक है। अब एक यू शेप वैली क्या है कि यू शेप वैली के अंदर हमारी जितने भी जो वी शेप वैली है, जैसे मैंने आपको बताया रिवर के अंदर वी शेप वैली बनती है, तो इसके अंदर क्या है हमारी यू शेप वैली बनती है इस तरह करके, ठीक है। तो ग्लेशियर जब नीचे की ओर कटाव करना शुरू करते हैं जो हमारी तो उसमें क्या है कि ये हमारी जो फॉर्म्स है वो बनना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो ग्लेशियर वैली आर थ्रो लाइक ए यू शेप वैली, बोर्ड फ्लोर एंड द रिलेटिवली स्मूथ एंड द स्टीप स्लोप sides and the valley may be contained literally debris, and the debris shapes are the moraines with the swamping appearance. They may be lakes out of the rocky floor or formed by the debris with the valley. There can be hanging valley at the evolution on the both side of a many glacier valley, ठीक है ना। तो इतने अलग अलग तरह की हमारी जो है वैली ग्लेशियर का निर्माण करते हैं। उसके बाद आता है डिपोटेशनल लैंडफॉर्म्स। डिपोटेशनल लैंडफॉर्म्स के अंदर क्या है, जितने भी हमारे सबसे पहले आता है कि जब ये डिपोटेशनल लैंडफॉर्म्स वहाँ पे है जब हमारी ये सारे के सारे जब एक हिली एरिया के अंदर जो है ग्लेशियर का निर्माण होता है, मतलब जो जितने भी हमारे ग्लेशियर हैं वो हिली एरिया के अंदर ज़्यादा वर्क करते हैं, वहाँ पर इस तरह की हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। लेकिन जो वो लो लैंड एरिया में आते हैं तो क्या है, मतलब ग्लेशियर के आगे का जो पार्ट है, मतलब अब ये जो हमारी आइस है वो क्या है अब मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसके बाद ये हमारी जितने भी उसके अंदर डेब्रीज मिली हैं ये सारी अब उसका निर्माण अलग अलग शेप्स में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मोरेन्स। तो दीज आर द लॉन्ग रिज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द ग्लेशियर टिल टर्मिनल मोरेन्स आर लॉन्ग रिज ऑफ द डेब्रीज, ठीक है ना। और डिपोजिशनल एट द एंड ऑफ द ग्लेशियर लिटरल मोरेन्स फॉर द लॉन्ग अलोंग द साइड पैरेलल टू द ग्लेशियर वैली, ठीक है ना। अब लिटरल मोरेन्स में भी ज्वाइंट ए टर्मिनल मोरेन्स फॉर ए हॉर्स शो शेप रिज, ठीक है ना, इनको बोलते हैं मोरेन्स, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि जो ये मोरेन्स हैं, ठीक है ना, जिसको हम जो है हिंदी में हिमोड भी बोलते हैं, कि हिमनद टीला या ग्लेशियर मृत्तिका के जमाव की लंबी कटक है और इसमें टर्मिनेट मोरेन्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब ये जितने भी हमारे हिमोड्स हैं या जिसको हम बोलते हैं, ये देखिए आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ किस तरह से टर्मिनेट मोरेन्स होते हैं। ये हमारे टर्मिनेट मोरेन्स होते हैं, ठीक है ना, इस शेप्स के अंदर होते हैं, ठीक है ना। और जैसे इस एरिया के अंदर जैसे हम बात करते हैं कि ये एरिया है, जब ये एरिया के अंदर जो है ग्लेशियर फॉर्म्स जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है और एक वाटर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, तो हमारे जो है हिमोड बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम
टर्मिनेट जो है मोरेन्स बोलते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग का जो बीच का उसको लेटरल जो है, ये दीवार की भांति खड़ा है, इसको लेटरल मोरेन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंदर क्या है कि ये जो हमारा पीछे का जो पार्ट है उसको क्या है, हम मतलब बाद का पार्ट कह सकते हैं कि वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है एस्कर, ठीक है। एस्कर के अंदर क्या होता है, अभी अलग अलग हमारे पिघलने के कारण क्या जल हिम नद के ऊपर से प्रवाहित होकर किनारों में रिसाव कर देता है और बर्फ के छिद्र से निकले प्रवाह यह जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा के रूप में प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इज कॉल्ड द एस्कर। व्हेन द ग्लेशियर मेल्ट इन ए समर द वाटर फ्लो ऑन द surface of the ice or the creep down along the margins on the even moves through the holes in the ice through a water accumulations parenthesis the glacier and the flow like a stream in the channel parenthesis the like, ठीक है ना। तो ये सारे हमें देखने को इसमें मिलते हैं। उसके बाद अगर इसी के अंदर ही अगर मैं आपको ये आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है हमारे मोरेन्स बनते हैं। मोरेन्स देखिए, ये मोरेन्स की शेप है, ठीक है ना। ये इसके साथ में डेब्रीज हैं, ठीक है। यहाँ से मोरेन्स ये स्टार्ट हुए, इसको बोलते हैं लिटरल, जो मैंने बताया था। ये इसको बोलते हैं सेंटर मोरेन्स, और ये हमारा होता है बिल्कुल जो है लास्ट का, ठीक है, टर्मिनल मोरेन्स। यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे डेब्रीज हैं, ठीक है ना, कि ये जो है बिल्कुल अंतिम पड़ाव होता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या रिवर्स पानी हमें देखने को मिलता है। इससे पीछे का पार्ट है, यहाँ पर हमें जो है ग्लेशियर देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया है, ये है हमारा जो है ड्रमलिंग, ठीक है ना। ये हमारा है ड्रमलिंग, ठीक है ना। ये अलग अलग हमें जैसे अंडे की टोकरी होती है उस तरह की शेप के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं हम ड्रमलिंग। ये देखिए, ठीक है ना। ये क्या होता है कि जब हिम नदी की घाटी में हिम के प्रवाह की दिशा जो है थोड़ी दूरी पर उल्टी नौका जैसी आकृति में महीन मृत्तिकाओं में बने अनेक टिब्बे पाए जाते हैं, उन्हें ड्रमलिंग कहा जाता है। 30 मीटर तक ऊंचे और 1 किलोमीटर तक लंबे भी ये हो सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रकार के ये हमें जो है देखने को मिलते हैं, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा आउटवॉश प्लेन, है ना, आउटवॉश प्लेन, ठीक है। तो आउटवॉश प्लेन क्या है कि जितने भी हमारे हम बात कर सकते हैं कि द प्लेन एरिया एट द फुट ऑफ द ग्लेशियर माउंटेन्स और बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल आइस शीट एंड कवर्ड विद द ग्लेशियोफ्लोइन डिपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ द बोर्ड फ्लैट एल्यूमिनियम फैन विच में ज्वाइन टू द फॉर्म ऑफ द आउटवॉश प्लेन ऑफ द ग्रेवल्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो हमारे आउटवॉश प्लेन है, इसके अंदर क्या है कि जितने भी हमारे महाद्वीप के अंदर हिमनद से दूर हिमानिया जो लोड निक्षेपित हो जाते हैं, जिसके अंदर क्या है हमारे अलग अलग बजरी, रेत, चीका मिट्टी, मृतिका, ये सारे की सारी हमारी जो है हमें देखने को मिलती हैं। और इनमें के अंदर जलोढ़ पंख भी शामिल है। इनको हिमानी गोद मैदान निर्मित हो जाते हैं, मतलब एक बहुत बड़े एरिया के अंदर जो है हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर अलग अलग, जिसमें हमारे हम कह सकते हैं कि ये बजरी है, रेत है, चीका मिट्टी, ये सारी चीज़ें हमें जलोढ़ पंख तक भी इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ड्रमलिंग बता दिया आपको। इसके बाद आते हैं वेव्स एंड द करंट्स के ऊपर आते हैं हम, ठीक है ना। वेव्स और करंट्स के अंदर क्या है हमारा कि जैसे पानी का बहाव, ठीक है ना, पानी के साथ में टकराता है, पानी समुद्र का पानी जब तटों के साथ में टकराता है, ठीक है, कोस्टल एरिया के साथ में टकराता है, तो उसके अंदर क्या है हमारा अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। सबसे पहले आता है हमारा हाई रॉकी कोस्टल्स, फिर आता है लो सेडिमेंट्री, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारी ऊंची चट्टानें, तटीय चट्टानों के सारे क्या है इसमें ये हमारे इनरेगुलर पैटर्न में होते हैं, और इनके अंदर क्या है, ये ऐसे लगता है कि जैसे एक रिवर के अंदर क्या है ये डूबे हुए से हैं, ठीक है ना। तो ये क्या इनके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा फ्लूइड जो है तट भी बनता है, ठीक है। पहाड़ी भाग
सीधे जल में डूब जाते हैं और सागरीय किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपण स्थलाकृति नहीं होती है और अपरदित स्थल रूपों की बहुनीता होती है। ठीक है ना। ऊंचे चट्टानें तटों के सहारे तरंगे अवनमित होकर धरातल पर अत्यंत बल के साथ प्रहार करती हैं और जिस पहाड़ी पार्श्वभृंगुन जिसको क्लिफ का निर्माण का आकार ले लेती हैं और तरंगों के सहारे प्रहार से जो क्लिफ है वो शीघ्रता से पीछे हटने लगती है और जिसे समुद्री क्लिफ के सम्मुख तरंग घर्षित चबूतरे बन बन जाते हैं और तरंगे धीरे धीरे सागरीय किनारों के अनियमितता को कम कर देती हैं। ठीक है ना। तो लो रॉकी कोस्टल जो है और लो हाई रॉकी कोस्टल और लो सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब यहाँ पर हमें सेडिमेंट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इस पार्ट में कटाव ज़्यादा होगा। ठीक है ना। इस पार्ट में कटाव ज़्यादा होगा, सॉरी इसमें कम होगा। ठीक है ना। यहाँ पर ये जो पार्ट है हमें देखने को ये पीछे इससे बैक का पार्ट है। स्टार्टिंग में हमें लो सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलेंगे, फिर आगे हाई रॉकी कोस्टल देखने को मिलेंगे। ठीक है। फिर आता है इरोजनल लैंडफॉर्म। इसमें सबसे पहले आता है हमारा क्लिफ। ठीक है ना। तो क्लिफ मैंने जैसे आपको बताया कि एक तरह की जो है हमारी शेप है। ठीक है ना। किस तरह की शेप है हमारी कि हम कह सकते हैं कि जो क्लिफ है, ठीक है, अलोंग द हाई रॉकी कोस्टल वेव्स ब्रेक विद द ग्रेट फोर्स अगेंस्ट द लैंड फॉर्म्स द हिल साइड इनटू ए क्लिफ। ठीक है ना। तो ये हमारी जो है एक तरह की क्लिफ का निर्माण होता है इसमें। ठीक है ना। और ये क्लिफ जो है हमारी, ठीक है, ये एक तरह की हमारी माउंटेन जो है हम कह सकते हैं कि जो हमारा माउंटेन एरिया है, हम कह सकते हैं कि हाई रॉकी कोस्ट एरिया है, उसके आकार की एक शेप है जिसको शेप इज कॉल्ड ए हिल क्लिफ। ठीक है ना। उसको बोलते हैं हम हिल क्लिफ। ठीक है। उसके बाद है हमारा इरोजनल में क्लिफ हो गया, ट्रेंच ट्रेंच या केव और स्टैक्स। ठीक है ना। ये इनके अंदर आते हैं। ठीक है। ऐसे तट जहाँ पर अपरदन प्रमुख प्रक्रिया है और वहाँ पर दो प्रमुख आकृतियाँ तरंग ये पाई जाती हैं। लगभग सभी समुद्र भृंग की जो ढाल है वो तीव्र गति के साथ में होती है। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, इस इन पार्ट के अंदर क्या है, हमें ट्रेंच भी देखने को मिलती है। ठीक है ना। अब ट्रेंच के अंदर क्या है हमारी, जब एक तरह की समुद्री लहर आती है तब ये सारी सारी हमारी जो है हमें इस तरह की अलग अलग ये शेप्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारी, जैसे हमने क्लिफ की बात की, एकदम खड़ी समुद्री जो तट होता है उसको क्या है हम क्लिफ बोलते हैं। ठीक है ना। क्लिफ क्लियर हो गया। भी एक समुद्री तट जो है हमें सीधा देखने को मिलता है उसको बोलते हैं क्लिफ। ठीक है ना। उसके बाद हमारा हम बात करते हैं ट्रेस की। ठीक है ना। तो ट्रेस जो है हमारा इसी का ही एक रूप है। ठीक है ना। ये किस तरह से हमारा जो ये फैक्टर है वो वर्क करता है, किस तरह से इसके अंदर भी हमें जो है ये देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा केव। ठीक है ना। केव। तो इसमें क्या है कि जब ये पानी जो हमारी सी वेव्स है वो किस तरह से पानी जब समुद्र की तरफ बहता है या समुद्र से तट की तरफ बहता है तो क्या होता है, वो इतना कटाव कर देते हैं कि उसके कारण से हमारी जो है सी केव्स का निर्माण होता है। ठीक है। और स्टैग होता है एक तरह का, जब ये केव टूट जाती है तो उसके बाद उसमें स्टैग का निर्माण होता है। ठीक है ना। जैसे आपको फॉर एग्जांपल इसमें मैं दिखा देता हूँ कि ये हमारे सी एरिया है। ठीक है ना। जब पानी बहाव आएगा इसके साथ में टकराएगा तो ये बड़े बड़े ये एक तरह की हमारी हार्ड रॉक है, ये हमारी सॉफ्ट रॉक है। इस कारण से इसके बीच में इसने होल कर दिए। ये होल करने के बाद क्या, जब इसमें बार बार पानी इसके साथ में टकराएगा तो ये एक स्तंभ के रूप में बन जाएगा। ठीक है। इसको हम स्टैग बोल रहे हैं और इसको क्या है हम सी केव्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इसमें डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं तो इसमें बेंच और ड्यून्स। ठीक है ना। बेंच और ड्यून्स के अंदर क्या है हमारे डिपोजिशनल, इसके अंदर क्या है कि जब एक तरह का जो हमारा लो टाइड है, ठीक है, जब वो हमारा जो कोस्टल एरिया के बीच जितने भी तरह की हमारी अलग अलग बालू बजरी, ठीक है ना, ये निक्षेपण होता है उसको क्या है हम बीच बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब जो हमारा
लो टाइड एरिया है, ठीक है, जो हमारा लो टाइड एरिया, सपोज ये हमारा लैंड एरिया है, ये हमारा सी एरिया है, तो हमारे लो टाइड एरिया से लेकर, ठीक है ना, यहाँ तक का जो पार्ट है, मतलब जिसको हम बोलते हैं तटरेखा, ठीक है ना, यहाँ इसके बीच के अंदर क्या है, जितने भी तरह के हमारे डेब्रिस बिखरे रहते हैं, इस पार्ट को क्या है, हम बीच बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे हमने नॉर्मली देखा होगा बीच, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पर कमजोर समुद्री तरंगे तट पर निक्षेपित करती हैं और जिससे पुलकित का आकार बढ़ जाता है, लेकिन तूफानी तरंगे पुलकित का अपरदन करके उसे नष्ट कर देती हैं। जैसे ही कोई सी वेव्स इसको क्रॉस करेगी, जैसे मान लो बहुत बड़ी एक समुद्री सुनामी है, इसको क्लिफ को क्रॉस करेगी, तो इसको सारे को वो क्या है, क्रॉस कर देते हैं। इसके बीच का है ये वाला जो पार्ट है, डेब्रीज वाला जो पार्ट है, ये हमारा जो है लो कोस्टल एरिया है। यहाँ पर क्या है हमारा, हम कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं इसके अंदर, ये जो हमारा समुद्री एरिया है, तटीय एरिया है, ठीक है ना, ये हमारी कोस्टल लाइन है, और ये हमारा जो है लोअर टाइड एरिया, इसके बीच का जो पार्ट है सारे का सारा, यहाँ पर हमारे जो कंकड़ पत्थर और बजरी जो भी मतलब डेब्रिज है, वो सारा का सारा जो पार्ट है वो हमारा बीच कहलाता है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ड्यून्स, ठीक है ना, जितने हमारे ड्यून्स बनते हैं, ठीक है। अब ये यही बीच का ही बड़ा पार्ट हम कह सकते हैं, उसको हम ड्यून्स का नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। किस किस तरह से हमारे जो है ड्यून्स बनते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जितने भी हमारे ये बीच बनते हैं, बीच के जो ठीक पीछे का उठी हुई रेत का टिब्बा निक्षेपित हो जाता है, ठीक है ना। इसके पीछे का जो पार्ट है, इसके पीछे का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, एक तरह का हमारा एक तरह का हमारा जो है टिब्बा जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको ड्यून्स बोलते हैं, वो तरह का निक्षेपित होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही रिवर आए, नदी, सॉरी समुद्री सी एरिया में जैसे ही हमारी जो है कटाव करेगी, ठीक है, करंट्स जैसे ही वेव्स कटाव करेगी, तो फिर वो वापस जाएगी, तो एक उसके साथ में जितना भी डेब्रिज है उस पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो एक तरह का वो ड्यून्स बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या है, हमारा ड्यून्स का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा बार, बेर्स एंड स्पिट, ठीक है ना। तो बार, बेर्स और स्पिट्स के अंदर क्या फ़र्क है। अब सबसे पहले क्या है, हम इसमें जो है स्पिट के बारे में देखें। स्पिट के सहारे मलबे का निक्षेपण एक ऐसे कटक के रूप में होता है जिसमें एक सिरा तट में जुड़ा होता है, दूसरा सिरा रोधिका के रूप में समुद्र की ओर निकला होता है, ठीक है ना। तो उसको क्या है, हम स्पिट बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर हम देखने को मिल सकता है हमें, ये हमारा स्पिट है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा स्पिट है, ठीक है। ये हमारा सारा का सारा इधर जो है एरिया इस तरफ बढ़ जाता है आगे की तरफ, ये दोनों पार्ट जो है स्पिट है, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है आगे वाला स्पिट है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पिट, मतलब ये कुछ पार्ट जो है समुद्र की तरफ, सी एरिया की तरफ बढ़ा होता है, इसको बोलते हैं स्पिट, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं बार्स, है ना, बार्स और बैरियर्स, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब ये तरंगे और धाराएं क्या उसादी के तटों के सहारे उनके समांतर तल में बिछकर एक पतली लंबी बांध का निर्माण कर देती हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या है, हम रोधिका कहते हैं। जैसे मान लो इसका जो अगला पार्ट है, ठीक है, स्पिट से अगला पार्ट है, उसको बोलते हैं बार्स। बार्स कैसे बनता है कि जब ये जो पार्ट है यहाँ पर कटाव होता है, बार बार कटाव होता है, कटाव होने के कारण क्या है, इस पार्ट के अंदर क्या है, ये देखिए जैसे ये बन गया, रोधिका बनी है, यहाँ पर क्या है, अब इसका डेब्रिज का निक्षेपण होना शुरू हो गया, मतलब जितने भी तरह का इसका मलबा है वो समुद्र से अपनी लहरों के साथ में जो भी मलबा ला रही है वो यहाँ पर निक्षेपित कर रही है, इसकी तरफ कटाव हो रहा है, कटाव भी हो रहा है और यहाँ पर निक्षेपण भी हो रहा है, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन के अंदर क्या होती है कि वो जो बार्स जो है बैरियल्स का रूप के अंदर क्या है, वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ऑफशोर कहते हैं जिसको, ठीक है ना। तो ये कई किलोमीटर दूर जाकर ये हमारे अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि इसी के आधार पर ही हमारी जो है एक तरह की, जब वो कटाव करके अलग हो जाते हैं तो उसमें फिर एक अलग से एक लैगून झील का निर्माण भी हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लैगून झील भी बोलते हैं कई बार, ठीक है ना।
तो अलग से वो हमें देखने को मिलती है, क्योंकि डिपोजिशनल फैक्टर यहाँ पर वर्क करेगा, ठीक है ना, ये वर्क करेगा डिपोजिशनल फैक्टर। सपोज ये एरिया के अंदर यहाँ पर इसका इसका जो है मलबा आना शुरू हो गया, यहाँ मलबा आता आता ये इसका अलग से इसको कटाव करती है। ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे एक समुंदर से हटके, और समुंदर से हटके इससे कटाव बिल्कुल अलग हो जाएगा, और यहाँ पर हमें एक झील देखने को मिलेगी, जैसे जिसको मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारी इस तरह से हमें झील देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसको हम लैगून झील भी बोल सकते हैं, लैगून, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है हमारा इरोजनल, ठीक है ना। इसमें अंदर आता है पिडमोंटन एंड द पैडी प्लेन। ये हमारा पिडमोंटन क्या है, सबसे पहले क्या है, जब ये हमारा जितने भी डेजर्ट एरिया के अंदर क्या है विंड जब वर्क करती है, जितना भी हमारा डेजर्ट एरिया में जब विंड वर्क करेगी, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या है हमारा जो हमारे फुटिल हैं, ठीक है ना, जैसे हमारा ये माउंटेन एरियाज के फुटिल हैं, ठीक है, पर जितने भी जो भी मलबे रहित होते हैं और मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानों को पिडमोंटन्स बोलते हैं, ठीक है ना, पिडमोंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। पिडमोंटन का निर्माण पर्वतीय अग्र के अपर्दन मुख्य सरिताओं के क्षैतिज अपर्दन व चादर दोनों की तरफ से होता है, ठीक है ना। और जिसके कारण क्या है, जब इन माउंटेन इन इन जो डेजर्ट एरिया है इनके अंदर क्या है, जब कोई धरातल ऊंचा होता है, आकृति विहीन होता है, ठीक है ना, एक मैदान में परिवर्तित हो जाता है, इसको पैडी प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। कोई भी जैसे माउंटेन है जो वो मतलब उसका इरोजन हो जाएगा सारे का, और एक प्लेन के अंदर वो हमें देखने को मिलेगी, तो वो हमारा जो है एक पैडी प्लेन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं पैडी प्लेन। प्लाया होता है कि जब कोई पार्ट के अंदर क्या है, मुख्य रूप से क्या होता है कि जब इस पार्ट के अंदर ये जो माउंटेन के नीचे का ये वाला पार्ट है, यहाँ पर हमें एक छोटी सी झील देखने को मिलती है जिसको हम प्लाया कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है डिफ्लेक्शन होल्स एंड द केव्स। ये क्या होती है कि पवनों की एक ही दिशा में स्थायी रूप से जो है हमें कुछ पार्ट जो है देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या है, इस प्रक्रिया में क्या है अलग अलग गर्त बनते हैं, जिसके अपवाहन गर्त बोलते हैं जिसको हम, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन होल्स बोलते हैं। जैसे मान लो एक हमारे जो है यहाँ से हमारा फ्लो हो रहा है हवा का, तो इसके अंदर क्या है, जहाँ जहाँ पर हमारी नरम चट्टान होगी वहाँ पर क्या है इस पर टकराएगी और इसके अंदर से होल बना देगी, ठीक है ना। इसके अंदर जितने भी डेब्रीज है, जितने भी कंकड़ पत्थर है, वो इस पर लगेंगे, बार 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 लगेंगे, तो क्या है इसको इसको कोमल कर देंगे, मतलब इसको जो है सॉफ्ट कर देंगे, और यहाँ पर होल का निर्माण हो जाएगा। फिर ये आर पार होल हो जाएंगे, और जब ये सारे के सारे होल आपस में मिल जाते हैं तो वो हमारा जो है केव्स का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं हम मशरूम, ठीक है ना। ये आपको मैं इसमें दिखाता हूँ किस तरह से, ठीक है। ये होता है हमारा मशरूम। जब हमारी एक तो हार्ड रॉक होती है और एक सॉफ्ट रॉक होती है, ये सॉफ्ट रॉक है, ये हार्ड रॉक है, ठीक है ना। तो जब रिवर की डायरेक्शन ये रहेगी तो वो हार्ड रॉक को इरोज नहीं कर पाएगी, कम कर पाएगी, और सॉफ्ट को वो जो है इसका कटाव करना शुरू कर देंगे। और एक तरह का ये जो है, जिस तरह से हमें एक मशरूम का रूप जैसे हम देखते हैं वो खुम्ब के रूप में देखने को मिलता है, उसको मशरूम कहते हैं जैसे, तो एक तरह से वैसे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टेबल, है ना। तो ये देखिए इसी डायरेक्शन के अंदर ये तो है हमारा जब फ्लो कर रहा है सीधा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जिस तरह से ये विंड का फ्लो है, इसके अंदर जितने भी डेब्रीज हैं वो सारे एक से साथ में टकराएंगे, यहाँ पर से जो है ये जो सॉफ्ट रॉक है इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ये हार्ड रॉक को कम करेगा, तो एक मशरूम का रूप धारण कर लेगा। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम ज्यूजन बोलते हैं इसको, तो इसका फ्लो जो है तिरछा होता है, जैसे मतलब इसमें तो हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है ना, तो इसमें हल्का सा जो है टिल्ट होता है जैसे ही, और एक टेबल का रूप आकार धारण कर लेते हैं, जैसे जिसमें फ्लो इस तरह विंड का ये फ्लो होता है, तो ये क्या होता है इस पार्ट के अंदर क्या है ज़्यादातर हमें इरोजन देखने को मिलेगा इस पार्ट के अंदर, तो ये एक टेबल की तरह हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के अंदर क्या है, इसमें लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें क्या है हमारा सैंड ड्यून, है ना। सैंड ड्यून बनते हैं, सैंड ड्यून में क्या है अलग अलग तरह की हमारी जो हार्ड रॉक्स है, जब रिवर जो हमारी
जितने भी हमारी विंड का फ्लो है किस तरफ है, ठीक है ना, वो देखने को मिलता है कि किस तरह से जो विंड का फ्लो हमें देखने को मिलता है। और विंड के फ्लो के आधार पर ही जो है इसमें बारखन का निर्माण होता है, ठीक है ना। जिस तरफ से मतलब ये एक हार्ड रॉक उसके अंदर आ जाती है, जैसे मान लो एक हमारा डेजर्ट एरिया उसमें हार्ड रॉक आ जाएगी, तो हार्ड रॉक आने से क्या है उस एरिया के अंदर क्या है उसके साथ में क्या है हमारा एक तरह की शेप बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और जिसको क्या है हम बारखन बोलते हैं, और इसी का छोटा रूप उसको बोलते हैं सिर्फ बोलते हैं, ठीक है ना। और ये अगर इस तरह से हमारे जो है ये फ्लो होता है तो इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, और जितने ही ये पास पास में होंगे उसको ट्रांसवर्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं अगर सैंड की बात करते हैं, ठीक है ना, तो ड्राई हॉट डेजर्ट्स आर द गुड प्लेस फॉर ए सैंड formation. Obstacles on the initial dune formation are equally important. That can be great variation of the sand dune, and consequent shapes dune are called the barkhan, with the point of the wind directions away for the wind directions, ठीक है। डाउन winds from where the direction wind direction is the constant and the moderate, and the where the original surface over which the sand is moved almost uniform, the parabolic dunes for where the sandy surface are partially covered with the vegetarians, ठीक है ना, vegetation सॉरी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जितने भी हमारे सैंड ड्यून्स है कि जितने भी हमारे उनका निर्माण होता है कि उसके अंदर अवरोध का होना आवश्यक है। जब तक ये अवरोध नहीं होगा, मतलब एक तरह का ऑब्स्टेकल नहीं होगा, तो ये सैंड ड्यून नहीं बनेंगे, ठीक है ना, बारखन नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। बारखन भी कहते हैं कि ये एक तरह का जो है टीले की भुजाएं जो हमारी पवन की दिशा में निकलती हैं, और उनको बारखन कहते हैं, अर्धचंद्राकार जिसको बोलते हैं। जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया है एक तरह का ये जो हमारा अर्धचंद्राकार है, इसके आकार इसी डायरेक्शन में होंगी तो ये हमारी भुजाएं इसमें निकलेंगी, ठीक है ना। और इस कारण से क्या है कि जो रेतली धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति पाई जाती है वे हमारा पैराबोलिक बालू टिब्बे का निर्माण करते हैं, मतलब पैराबोलिक निर्माण, अर्थात अगर पवन की दिशा स्थायी रहे तो परवलिक बालू डिब्बे बारखन से भिन्न आकृति वाले होते हैं, जिनको सीफ बारखन की भांति होते हैं। और सीफ बालू टिब्बों में केवल एक ही भुजा होती है। ऐसी पवन की दिशा में बदलाव के कारण होता है। सीफ की यह भुजा ऊंची व अधिक लंबी लंबाई में विकसित होती है, जबकि रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा स्थायी रहती है, तो उसको अनुदैर्घ्य टिब्बे बनते हैं। ये अत्यंत लंबे और कम ऊंचाई के लंबेमान कटक प्रतीत होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो आज जो है हमने इसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है ना, किस तरह से भी ये हमें देखने को मिलता है। भी स्टार्टिंग में हमने जो है रनिंग वाटर्स के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है ना। उसके बाद हमने जो है ग्राउंड वाटर्स के बारे में, इरोजनल डिपोजिशन के बारे में फैक्टर को डिस्कस किया है। उसके बाद में हमने क्या है ग्लेशियर की इरोजनल फैक्टर्स को डिस्कस किया, डिपोजिशनल फैक्टर्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने वेव्स और करंट्स के डिपोजिशनल फैक्टर्स को डिस्कस किया है, इसके इरोजनल डिपोजिशनल फैक्टर्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने विंड के बारे में बात की है, इसके इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात की है। तो इसके साथ ही हमारी जितनी भी हमारी स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी हमारी जो है लैंडफॉर्म्स हैं एंड देयर एवोल्यूशन, इसका जो चैप्टर है हमारा 7th चैप्टर हमारा इसके साथ ही जो है कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।